This is my student support system. Keep watching, keep learning. आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस दुनिया की सबसे प्रचलित यानी बहुत ही कॉमन एक बोन का डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव बोन डिसऑर्डर है। ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, मीन्स बोन डेंसिटी कम हो जाती है। हड्डियों का जो मैट्रिक्स है वो कमजोर हो जाता है और आर्किटेक्चुरल जो स्ट्रेंथ है या वास्तु शक्ति है उसकी वो भी कमजोर हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस का जो फॉर्मेशन है या डेवलपमेंट है उसके लिए एक सिस्टम पहचाना गया है कि हमारी बोन को मेंटेन करने के लिए दो प्रकार की सेल्स होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट एवं ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट बोन का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, यानी वहां से कैल्शियम एक्स्ट्रा हटाता है, और ओस्टियोब्लास्ट वहां पर कैल्शियम डिपोजिशन में हेल्प करता है, उसको बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इनकी जो एक्टिविटी है वो बैलेंस होनी चाहिए। बट कभी कभी इस डिजीज में ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे बोन का जो वहां से कैल्शियम है वो रिमूव ज्यादा हो जाता है और बोन फॉर्मेशन स्लो होती है। तो इस कारण बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इस पिक्चर में भी आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मल बोन है तो काफी ज्यादा रेंज है, बट ओस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम की मात्रा काफी कम हो गई है और ओस्टियोपोरोसिस यहाँ पर डेवलप हो गया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि इस रोगी को ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है या है? तो क्योंकि जो बोन घनत्व है उसमें कमी आती है तो हड्डियां उत्तरोत्तर कमजोर और भंगुर आसानी से टूटने वाली हो जाती हैं, और फ्रैक्चर जो है वो कई बार फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है ओस्टियोपोरोसिस का। ओस्टियोपोरोसिस के कारण जो सबसे आम फ्रैक्चर होता है वो होता है लंबर, जो स्पाइन है वर्टिब्रास का वहां पर, और इसके अलावा हिप बोन फ्रैक्चर हो सकती है, और कलाई में कुलीज फ्रैक्चर काफी आम होता है। इसके अलावा अन्य लक्षणों में शामिल होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि जो वर्टिब्रास हैं उनका वहां पर बोन डेंसिटी कम होने से थोड़ा थोड़ा वो कमजोर होने लग जाता है, दबने लग जाता है। उसके कारण जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कीफोसिस निकल आता है, यानी थोड़ा सा ऐसे कुबड़ापन सा लगता है, और उसके कारण जो हाइट है कैंडिडेट की वो कम हो जाती है। यदि हाइट कम हो रही है, थोड़ा सा कुबड़ापन निकल रहा है जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो थोड़ा एक आइडिया हमें लग सकता है कि इस कैंडिडेट को ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाएंगे और पहचान कंफर्म कर लेंगे कि उसको ओस्टियोपोरोसिस है या नहीं। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि रिस्क फैक्टर या पॉजिटिव फैक्टर इस डिजीज के क्या हो सकते हैं। सबसे पहले रेस। जो अफ्रीकी अमेरिकी महिलाएं हैं डार्क स्किन वाली, उनमें बोन डेंसिटी व्हाइट स्किन फीमेल्स की अपेक्षा ज्यादा देखी जाती है। तो जो व्हाइट स्किन फीमेल्स हैं उनमें ओस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट रिस्क है एज। बुढ़ापा भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। वृद्ध लोगों में ओस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा होता है, बोन्स कमजोर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है सेक्स या जेंडर। पुरुषों में जो हड्डियों का बोन मास है वो अधिक होता है और अचानक ईस्ट्रोजन की कमी भी वहां नहीं होती है, जबकि फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन एकदम से घटता है और उनमें ओस्टियोपोरोसिस का खतरा अधिक होता है। उसके बाद है डाइट। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और हड्डियों का जो सामान्य विकास या मिनरलाइजेशन है उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो जिन व्यक्तियों के खाने में विटामिन डी कम होता है उन लोगों को अधिक रिस्क होता है ओस्टियोपोरोसिस के लिए। पॉजिटिव फैक्टर्स यदि देखें
अन्य है तो वो आता है जीवन शैली। नॉर्मली यदि हम तो हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते रहते हैं तो जो स्ट्रेस पड़ता है बोन्स पर और मसल्स की एक्टिविटी से तो वहाँ से बोन फॉर्मेशन सही होता है। बट यदि जो जीवन शैली है वो बहुत ही गतिहीनता वाली है, आलस्य से भरी हुई है, ज़्यादातर सिटिंग का काम ही है, तो उस केस में ओस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अब हम आ जाते हैं कि जब हमें थोड़ा-सा पता लग गया कि रोगी को ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो कन्फर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसके लिए ड्यूअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्शोमेट्री एक टेस्ट है, वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसमें सीरम कैल्शियम, विटामिन डी, क्षारीय फॉस्फेट और हाइड्रोक्सी प्रोलाइन का जो एक्सक्रीशन है यूरिन में, उसकी जाँच की जाती है। उससे कन्फर्म हो जाएगा तो फिर हम ट्रीटमेंट पे चलेंगे। ओस्टियोपोरोसिस की इलाज और रोकथाम के लिए सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है कैल्शियम और विटामिन डी और बिसफोस्फोनेट्स ये देते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही जरूरी हैं, बट इसके साथ यदि हम बिसफोस्फोनेट का यूज करते हैं तो उनके टाइमिंग्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है इस ट्रीटमेंट के दौरान। इसके अलावा कैल्सिटोनिन दिया जा सकता है क्योंकि कैल्सिटोनिन जो है वो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटीज को रोकता है, जिससे बोन लॉस थोड़ा कम हो जाता है और बोन मास डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। इसे नेजल स्प्रे, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलर्स भी आते हैं, जैसे रॉलोक्सिफेन है, उसका यूज करने से भी जो ओस्टियोपोरोसिस का खतरा है वो थोड़ा कम हो जाता है। बोन डेंसिटी को संरक्षित किया जा सकता है बिना यूट्रस पर उसका एस्ट्रोजेनिक प्रभावों को होते हुए, यानी एस्ट्रोजेनिक प्रभाव से नहीं होते हैं और जो बोन मास डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार हम इससे ओस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट मेन ध्यान हमें देना है प्रिवेंशन पर, और वो कैसे होगा? प्रॉपर विटामिन डी और कैल्शियम डाइट में लें, एक्सरसाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें ब्लॉग mynursingsstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।